हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी शुरू किया हुआ है चैप्टर 3 ऑर्डर, क्लास 11th का 4th चैप्टर 3 ऑर्डर। तो अभी तक हमने नाइट्स के बारे में स्टडी कर लिया था। तो वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द नाइट्स इन द प्रीवियस वीडियो। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड तो यू कैन गो एंड वॉच दैट प्रीवियस वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड अबाउट द नाइट्स। अगला टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा हम नाइट्स के बारे में फिर से देख लें। नाइट्स क्या होते थे? देखो, ड्यूरिंग द 9th century when there was war were very localized in यूरोप, तो एक प्रोफेशनल सोल्जर की ज़रूरत पड़ी। वी नीड ए प्रोफेशनल सोल्जर कि जो वो लॉर्ड की तरफ से फाइट कर सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि जो उन्होंने पीजन सोल्जर रखे थे वो इतने सेफिशेंट नहीं, दे आर नॉट गुड इन ए कैवेलरी। दे आर ए गुड फार्मर बट दे आर नॉट गुड इन ए कैवेलरी। तो धीरे धीरे देखते हैं कि नाइट्स की डिमांड बढ़ती गई और एक नाइट के बाद बहुत से लॉर्ड भी होते थे, लेकिन वो एक ही नाइट के साथ ज़्यादा फेथफुल रहता जिसके साथ वो फर्स्ट टाइम जुड़ा हुआ था। फिर हमने ये भी देखा था कि ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर सम ऑफ द मिनिस्ट्रेल्स। मिनिस्ट्रेल्स क्या होते हैं? जो मतलब जग गाने गाते हैं, सॉन्ग गाते हैं, जगह जगह घूमकर इन नाइट्स, इन ब्रेव किंग्स और नाइट्स की सॉन्ग सुनाते थे। ठीक है, उस समय इतने ज़्यादा हमारे पास बुक्स वगैरह नहीं थी, इतने ज़्यादा मनुस्क्रिप्ट्स नहीं थे। तो ये जो मिनिस्ट्रियल्स थे, दीज आर द मिनिस्ट्रियल्स दोज हू सिंग्स ए सॉन्ग एंड entertain the people and also tell the story of the previous kings and knights, brave kings and knights। तो इस तरह जो यूरोप के लोगों को ब्रेव किंग्स एंड नाइट्स के बारे में पता चलता। जैसे कि हमारे इंडिया में जब 1857 रेवोल्यूशन आया था, तो कुछ लोगों ने कुछ मतलब पोएम्स लिखी थी उन पेट उन मतलब वीरों के लिए, उन वीरांगनाओं के लिए जिन्होंने 1857 में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। जहाँ पर भी ऐसा ही था कि जो किंग्स और नाइट्स पुराने टाइम में जो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव होते थे, ओके, एंड ही वॉज वेरी ब्रेव इन ड्यूरिंग द ओल्डन टाइम। तो इन किंग्स एंड नाइट्स के बारे में क्या किया जाता था? इनके बारे में किंग्स एंड नाइट जो है पोएम मिनिस्ट्रियल्स पोएम सुना, जिनको हम एज ए सिंगर कह सकते हैं, पोइट्स कह सकते हैं। कभी कभी ये लोगों का मनोरंजन भी करते थे। मैनर हाउस में जब कभी फीस्ट वगैरह होता था, तो वहाँ जब पार्टी वगैरह होती थी, तो ये जो सिंगर्स थे, ठीक है, ये लोगों का मनोरंजन भी करते थे। ठीक है, तो फर्स्ट ये 3 ऑर्डर में हमने अभी तक फर्स्ट ऑर्डर के बारे में स्टडी कर लिया था, जिसमें नोबिलिटी था। ठीक है, नोबिलिटी में हम देखा कि नोबिलिटी को किंग के द्वारा लैंड दी जाती थी। जो उसकी लैंड को, जो नोबिलिटी उसकी लैंड को प्रोटेक्शन करता था और आगे यही लैंड वो फार्मर में भी डिस्ट्रीब्यूट करता था। और उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर थी, अपनी फ्यूडल लेविस भी कंट्रोल, अपनी लैंड को भी ऊपर भी कंट्रोल करता था। तो ये हमने ऑलरेडी वीडियो में देखा हुआ। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ कलर्जी। कलर्जी कौन होते हैं? हु वाज द कलर्जी? कलर्जी वो लोग थे जिन्हें हम हेड ऑफ द चर्च कह सकते हैं। हेड ऑफ द चर्च, वी कैन से दैट हेड ऑफ द चर्च इज कॉल्ड ए कलर्जी। ठीक है, जैसे आज के टाइम में जो चर्च का सबसे बड़ा हेड है वो वेटिकन सिटी में बैठता है, जो पूरे के पूरे क्रिश्चियनिटी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल का मतलब वो उसके आगे टीचिंग को फैलाने की कोशिश करता है कि भाई आगे जो है इसकी टीचिंग को कैसे स्प्रेड किया जाए। आज के टाइम में भी जो हेड ऑफ द चर्च है वो वेटिकन सिटी में बैठता है। उस समय भी कुछ कलर्जी लोग होते थे। अब जब जीसस क्राइस्ट की डेथ हो जाती है, उनकी हिस्ट्री को हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट चर्च एंड सोसाइटी के बारे में डिस्कस करें। व्हेन वी डिस्कस अबाउट द चर्च एंड सोसाइटी, देन वी टॉक अबाउट द जीसस क्राइस्ट कि उनका बर्थ कैसे हुआ, उनको मतलब हैंग क्यों किया गया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस, कुछ लोग उनसे क्यों नफरत करने लगे, वाई द सम पीपल हेट अबाउट देयर आइडियोलॉजी, अबाउट देयर टीचिंग। लेकिन आज हमारा टॉपिक है द कलर्जी। कलर्जी कौन लोग थे? जो कि हेड ऑफ द चर्च होते थे, जिन्होंने मतलब जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी कि हम उनकी टीचिंग को आगे स्प्रेड करेंगे। आपको पता है ऐसे जीसस क्राइस्ट के
अपनी डेथ से पहले ही उन्होंने अपने 12 शिष्य बना लिए थे। 12 मतलब हम कह सकते स्टूडेंट अपोस्टल, ठीक है। उनमें से जो संत पीटर जो बोला जाता है सबसे फर्स्ट उनके अपोस्टल थे, जिन्होंने आगे इनकी टीचिंग को स्प्रेड किया उनकी डेथ के बाद। ऐसे उनके 12 शिष्य थे, लेकिन सेंट पीटर वॉज वेरी फेमस, ठीक है। तो आज हम इन्हीं कैथोलिक चर्च के क्लर्जी के बारे में स्टडी करेंगे कि वाई दे आर पावरफुल। अब ये जो क्लर्जी थे ये सिर्फ कुछ समय तक तो ये काफ़ी पावरफुल थे, एज ए रिलीजियस लीडर ही थे, लेकिन कुछ समय के बाद इन्होंने पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। अब ये टाइम टू टाइम ये किंग को एडवाइज करना शुरू कर देंगे, और 15-16 सेंचुरी के बाद तो जितने पावरफुल हो जाएंगे कि किंग इनसे पूछे बगैर कुछ कर भी नहीं सकता था। ये नंबर्स ऑफ टैक्स लगाते थे, आपको पता है। और 16-17 सेंचुरी के बाद तो 3 ऑर्डर जैसे सिस्टम ही डिज़ाल्व हो जाएंगे, फिर वहाँ पर 3 स्टेट बनेगा, जिसके कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन आएगा। क्योंकि 16-17 में जो 3rd ऑर्डर होगा पीजेंट्स, उनकी कंडीशन बड़ी डिट्रॉइटेड हो जाएगी, बड़ी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बहुत से टैक्स उसके ऊपर लगाए जाएंगे। खैर वो मॉडर्न हिस्ट्री की बात है, हम अभी मिडाइवल की बात करें 5th से 15 सेंचुरी में। ये चीज़ें होंगी 1670 में। अभी जब चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन आ गया तो कुछ लोग चर्च के खिलाफ बोलेंगे भी, वो अपना अलग से एक आइडियोलॉजी बना लेंगे जिसे प्रोटेस्टेंट बोलेंगे। आखिर जैसा क्यों होगा, ठीक है, ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। आज सबसे पहले हमारा डिस्कशन ही क्या है, द क्लर्जी। अब आपको समझना क्लर्जी कौन है, जो दोज हु आर द हेड ऑफ द चर्च दैट टाइम, जैसे पोप हो गए, बिशप हो गए, ठीक है। हर क्लर्जी के नीचे एक पोप होता था, एक बिशप होता था, ठीक है, जो जीसस क्राइस्ट की टीचिंग को आगे मतलब स्प्रेड करने की कोशिश होता था। और दैट टाइम चर्च का अपना खुद का लैंड होता था, एंड दे लैंड, ये जो लैंड उसको एम्परर के द्वारा दिया जाता। दिस लैंड वॉज गिवन बाय द एम्परर टू द चर्च, ठीक है। और क्लर्जी उस पर चाहे तो एक टैक्स लगा सकता है। देखो कितना पावरफुल इंस्टीट्यूशन बन गया। उसको किंग के द्वारा लैंड दिया जाता है, और उसी लैंड के ऊपर वो आगे फार्मर को देके उसके ऊपर टैक्स लगाता है, ठीक है। तो कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन बन गया। इट इज़ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन। वो इसलिए पावरफुल था क्योंकि वो किंग की एडवाइस के ऊपर डिपेंड ही नहीं था। जैसे नोबिलिटी किंग से एडवाइस लेता था, ठीक है, पीजन जाके मतलब नोबिलिटी से एडवाइस लेता था। किंग एक इनडायरेक्ट रिलेशन बना के रखा था पूरी सोसाइटी में। लेकिन ये जो चर्च था, ये जो क्लर्जी था, ये किंग के पैरेलल था, किंग के इक्विवेलेंट था। पैरेलल मतलब उसके जितनी ही पावर उसके पास थी, क्योंकि वो किसी भी काम के लिए दे डिड नॉट डिपेंड ऑन द किंग। वो कोई भी एडवाइस नहीं लेता था किंग से, वो अपनी मतलब खुद की मतलब डिसीजन खुद लेता था। एंड बड़ी रेयर चांस में होता था कि किंग वो कभी एडवाइस ले, लेकिन हमेशा वो किंग को खुद एडवाइस करता था कि, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि वेस्टर्न चर्च सबसे इम्पोर्टेंट था। वेस्टर्न चर्च वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम देखेंगे कि आगे जाके कुछ आवाज़ वगैरह भी बनेंगे, ठीक है। और जो हेड होता था वो कौन होता था, हेड वाज लिविंग इन दी रोम। अब भाई हेड है वो रोम में रहता, चर्च का जो हेड था रोम में रहता, एक बड़ी सिटी रोम में रहता था, ठीक है। अब जो यूरोप के क्रिश्चियंस थे, डोज हु होवे द क्रिश्चियनिटी, डोज हु होवे द क्रिश्चियनिटी, वो क्या करते थे, उनको कौन गाइड करता था, उनके अंदर टीचिंग कौन स्प्रेड करता। देखो सबसे ऊपर तो हो गया जी क्लर्जी हो गया, सबसे ऊपर कौन हो गया, क्लर्जी हो गया, ठीक है। एंड उसके नीचे कौन हो जाता है, उसके नीचे होता है हमारे जी क्लर्जी के नीचे भी एक बिशप होता था, एंड एक क्लैरिक्स क्या होता, पादरी आप कह सकते हो, यू मे से दैट पादरी, ठीक है। और ये दोनों ही मतलब उस समय फर्स्ट ऑर्डर में आते थे, बिशप एंड क्लैरिक हु द विच पार्ट ऑफ सोसाइटी, फर्स्ट ऑर्डर, किंग के इक्विवेलेंट। सबसे ऊपर तो किंग है, ठीक है। किंग के नीचे क्या नॉवल्स, वो हमने ऑलरेडी वीडियो में देखा हुआ। उसके नीचे कौन है, पीजेंट्स। उसके नीचे भी क्या होते थे, नाइट्स होते थे, ठीक है ना। वो जो वॉरियर क्लास होते थे, जो लॉर्ड की तरफ से भी फाइट करते थे अपने, और कभी कभी वो किंग से डायरेक्ट अपना कनेक्शन बना लेते थे, ठीक है, जब उनका लॉर्ड वीक पड़ता था। तो मोस्ट ऑफ द विलेज हैड देयर ओन चर्च, हर एक विलेज का अपना एक चर्च होता था। देखो जिस टाइम में बड़ा है कि हर एक विलेज में अपना चर्च है, और हर एक विलेज का कोई ना कोई
बिशप होता था, क्लैरिक्स होता था, ठीक है, जो लोगों को गाइड करता था। जीसस क्राइस्ट की टीचिंग लोगों को स्प्रेड करता। हर संडे को मतलब सेरेमन होता है कि एक असेंबली होती थी जिसमें जो हेड होता था, चर्च का हेड, वो लोगों को मतलब टीचिंग, दे गिव द टीचिंग ऑफ द जीसस क्राइस्ट टू द पीपल, ठीक है। सब मिलकर प्रेयर करते थे। देखते अब धीरे धीरे जो चर्च है वो कैसे लोगों की ज़िंदगी में, सोशल लाइफ में भी इंटरफेयर करेगा। पॉलिटिक्स साइड में तो बाद में वो इंटरफेयर करेगा ही करेगा। वो राजा को, वो एम्प्रर को भी, दे आल्सो गिव एडवाइस टू द एम्प्रर। एक टाइम तो ऐसा है कि चर्च बहुत ही एक करप्ट इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। कुछ ऐसे लोग आएंगे चर्च के अंदर जो चर्च को की कुछ प्रैक्टिस को लोगों को लूटने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। बाइबल के नाम पर मतलब बाइबल की कुछ टीचिंग को लेकर लोगों को लूटना शुरू करें। फिर बाद में जो चर्च को रिफाइन किया जाएगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चेंजिंग कल्चर। अभी हमारा टॉपिक ही रहा कलर या फर्स्ट ऑर्डर की, इनकी ड्यूटीज़ क्या थी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, ठीक है। देखो टैक्स लेना हर राजा लेता है। किंग जब टैक्स लेता है तो किस लिए लेता है? लोगों की वेलफेयर के लिए लेता है, ठीक है। वो 60% अपने पास रखेगा, 40% वो लोगों की वेल्थ। लेकिन जहाँ किंग के अलावा भी चर्च जो है लोगों से टैक्स ले रहा था। जो एम्परर के द्वारा लैंड दी गई थी वो लैंड आके फार्मर को देता और फार्मर से टैक्स लेता था। कभी कभी वो चर्च अपने भी खुद के टैक्स लेता था, जैसे टीथा बोला, TITHE, वो भी हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो वी कैन से दैट इन द संडे पीपल आर असेंबल इन देयर विलेज इन द चर्च एंड लिसन द टीचिंग ऑफ द बाइबल फ्रॉम द हेड ऑफ द चर्च। वही कहते हैं बिशप एंड क्लर्जी, तो सब चर्च को कंट्रोल करता था। लेकिन हर एक गांव में एक क्या होता था, हर एक गांव में एक छोटे छोटे क्या होते थे, चर्च होती थी। वहाँ पर भी हेड होते थे जो लोगों को बताते थे कि भाई आपने कैसे टीचिंग को फॉलो करना है, हाउ डू मे फॉलो द टीचिंग ऑफ दी जीसस क्राइस्ट एंड बाइबल की टीचिंग को। और आगे चल के हम देखते हैं इसमें कितना ज़्यादा मतलब रिफाइन किया जाएगा, और भी इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी जोड़ दी जाएगी जो लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। फिर लोग चर्च के खिलाफ ही रिवोल्ट करेंगे, अपने मतलब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के। कुछ ऐसी प्रॉब्लम बाद में, वो बाद की प्रॉब्लम, ठीक है। अब चर्च में प्रीस्ट कौन था, प्रीस्ट कौन बन सकता था, हु कैन बिकेम ए प्रीस्ट? एवरी वन कैन नॉट बिकेम ए प्रीस्ट, क्योंकि दिस वॉज ए वेरी रिलीजियस फिगर। वट वी कैन से हेयर कि धीरे धीरे ये जो हेड होते थे ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं हु बिकेम ए प्रीस्ट, हु बिकेम ए प्रीस्ट, कि भाई प्रीस्ट कौन बन सकता था, ठीक है। प्रीस्ट में रिलीजियस टीचर्स, वी कैन से रिलीजियस टीचर। जैसे हमारे यहाँ पर वर्णा ऑर्डर में क्या होता था, वर्णा ऑर्डर में ब्राह्मण सबसे ऊपर होता था जो लोगों को टीचिंग देता, उसके नीचे क्षत्रिय। इसको भी उसी तरह देखो हिस्ट्री को पढ़ना है तो उसको कंपैरिजन करना पड़ेगा। आप जिस हिस्ट्री को जानते हैं उस हिस्ट्री से कंपैरिजन करो तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड अ टॉपिक। तो जहाँ पर क्या होता था, प्रीस्ट, जो प्रीस्ट था, जो रिलीजियस टीचर था, जो हेड था चर्च का, वो कौन बन सकता, वो बन सकता था मैन बिकेम ए प्रीस्ट। और इसके लिए एक मतलब एक रूल फॉलो करना होता था कि वो हमेशा बैचलर रहेगा, जे कुड नॉट मैरी। बाद के टाइम में हो सकता है ऐसा हो कि कई हो सकता है कि मैरिज के, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल था कि कोई भी अगर प्रीस्ट बन जाता है तो वो मतलब मैरिज नहीं कर सकता, ठीक है। उसे तमाम उम्र मतलब बैचलर रहना होगा, लोगों को टीचिंग देनी होगी, ठीक है। क्योंकि उनको लोग एक मतलब अपना रिलीजियस टीचर मानते थे, इंस्पिरेशन फिगर होता था वो लोगों के लिए, ठीक है। बाद में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शुरू में तो बाई जो टीचिंग थी काफ़ी अच्छी, वेरी सिंपल थी, लोग इसको अच्छी तरह फॉलो भी करते थे, ओबे भी करते थे। लेकिन कुछ ऐसी प्रैक्टिस कुछ लोगों ने जोड़ दी जिससे लोग मतलब कैथोलिक चर्च से मतलब कि हेट करने लगे, नफरत करने लगे। अब ये किस चर्च की बात हो रही, कैथोलिक चर्च की बात हो रही। कैथोलिक चर्च की टीचिंग लोगों को स्प्रेड की जा रही थी, ठीक है। इससे अलग होकर जो एक प्रोटेस्टेंट चर्च चलेगा वो हम चेंजिंग कल्चर। तो मैंने क्या बोला, प्रीस्ट कुड नॉट मैरी। और जो ये मतलब कि हम कह सकते हैं कि प्रीस्ट को नहीं बन सकता था। सर्फ होता है एक तरह से मतलब कि गुलाम
फार्मर जिसके पास अपनी खुद की लैंड नहीं होती, ठीक है, वो मतलब खाने के लिए ही दूसरों की लैंड पर काम करता है। सर्फ होता है जिसके पास अपने कोई राइट्स ना हो। एक तो फार्मर है, फार्मर के पास अपनी थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ एनफ लैंड होगी एग्रीकल्चर, लेकिन एक सर्फ होते थे, ठीक है, बिल्कुल गरीब इंसान होते थे जो दूसरों की लैंड पर काम करते थे सिर्फ खाने के लिए, ओनली फॉर ईटिंग दे वर्क ऑन द अनदर फील्ड। तो उनको टोटली बैन था। वो क्या करते थे, जैसे हम अनटचेबल के साथ हम जोड़ सकते हैं कि जैसे इंडिया में अनटचेबल थे, वो टोटली ही मतलब प्रीस्ट नहीं बन सकते थे। एनी फिजिकल चैलेंज ह्यूमन बींग, अब ये फिजिकल चैलेंज ह्यूमन बींग भी प्रीस्ट नहीं बन सकते। हालांकि फिजिकल चैलेंज गॉड ने बनाया है। जब हम कहते हैं गॉड ने सबको इक्वल बनाया है अकॉर्डिंग टू, तो जहाँ पर कुछ रूल्स बना दिए थे चर्च ने, कैथोलिक चर्च ने, सम दे मेक सम रूल्स कि फिजिकल चैलेंज सर्फ एंड वुमेन कुड नॉट बी प्रीस्ट। वे सोच रहे अगर वुमेन प्रीस्ट बनेगी तो सोसाइटी में टीचिंग को अच्छी तरह फैलाया नहीं जाएगा। हो सकता है चर्च करप्ट हो जाए, लेकिन बाद में चर्च फिर भी करप्ट हो गया कुछ समय के लिए, ठीक है। तो वुमेन को प्रीस्ट नहीं बना दिया जाता। हाँ, एक चीज़ जरूर होगी, वुमेन नन्स बनेगी बाद में जाके, ठीक है, वो बिल्कुल अपने आप को दुनिया से दूर रखेंगी, जैसे मॉन्क्स भी होंगे, ठीक है। तो बिशप क्या था, रिलीजियस नोवेल्टी था। रिलीजियस नोवेल्टी का मतलब क्या होता है कि जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है, दे हैव ए टू मच पावर, ठीक है, दे हैव ए टू मच पावर। जैसे नोवेल्टी के पास काफ़ी ज़्यादा पावर थी, ऐसे बिशप के पास भी काफ़ी ज़्यादा पावर होती थी, ठीक है। उसके पास अपना खुद का लैंड होता था, दे हैव देयर ओन लैंड, ठीक है, जिसको वो कंट्रोल कर सकता है, जिसके ऊपर वो फार्मर को दे के क्या लगा सकता है, टैक्स लगा सकता है, दे गिव द टैक्स टू द पीपल। तो इसके पास अपना एक मतलब लैंड होता, काफ़ी ज़्यादा बिशप क्या होता था, वो लैंड की तरह ही उसके पास काफ़ी ज़्यादा जागीरें होती थी, उसके बाद लैंड होता, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। इसे बोला जाता रिलीजियस नोवेल्टी। जहाँ पर रिलीजियस बोला जाए, नोवेलिटी नहीं बोला, रिलीजियस नोवेलिटी। जैसे नोवेलिटी के पास अपना लैंड होता था, वैसे बिशप के पास भी अपना काफ़ी खूब सारा लैंड होता, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड वेरी मच। लाइक लॉर्ड दे हैव ओन लैंड, वास्ट लैंड। लॉर्ड की तरह देखो, मैंने पहले बता दिया, उसके पास अपना लैंड होता था, ठीक है। वास्ट स्टेट होती थी, काफ़ी बड़ा ग्रैंड पैलेस होता जहाँ पर हर लग्जरी चीज़। तो तभी तो ये क्रिश्चियनिटी में करप्शन आना शुरू हो गया कि ये बड़े बड़े लग्जरी लाइफ जीना शुरू कर देना। और बिशप ने इन मतलब कललजी ने, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों आया था, इसी वजह से आया था, क्योंकि 1617 में जाके ये जो थ्री ऑर्डर वो तो ख़त्म हो जाते, लेकिन 3 स्टेट बने रहते, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, ठीक है ना। जिसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेट तो काफ़ी लग्जरी लाइफ जी रहे थे, लेकिन थर्ड स्टेट को काफ़ी डिफिकल्टी, तभी तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। कुछ ऐसी प्रैक्टिस हो गई चर्च की जिसने सोसाइटी में डिट्रॉइटेड करना शुरू करे, सोसाइटी के बैलेंस को बिगाड़ना। तो फार्मर जो हैं, कुछ जो मिडिल क्लास लोग हैं, अभी मिडिल क्लास भी जहाँ पर इमर्ज होंगे, तो उन्होंने लुइस 16 के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। वो 17वीं सेंचुरी की बात है, मॉडर्न यूरोप की बात है, ठीक है, जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत सी कंट्रियों को इंस्पायर किया अपनी कंट्री में रेवोल्यूशन लाने के लिए। खैर, हम जहाँ पर चर्च के बारे में पढ़ रहे हैं और बिशप के बारे में पढ़ रहे हैं और कलजी के बारे में, हेड ऑफ द चर्च। चर्च एक तरह का मतलब कि टैक्स भी लगाता था फार्मर के ऊपर, बट एवर फार्मर प्रोड्यूस, जो भी फार्मर प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। कुछ समय के बाद चर्च ने काफ़ी समय के बाद चर्च ने एक इन टाइटल एक टेंथ, वो फार्मर से वैसा फार्मर का जितना प्रोडक्शन हुआ तो 10th पार्ट जो है फार्मर से मतलब ये चर्च ले लेता था पूरे ईयर के बाद, ठीक है। और कुछ उस टैक्स को बोला जाता टीथा, TITHE, जैसे इसका स्पेलिंग जहाँ भी है। तो ये 1/10 टैक्स होता है जो लोगों पर लगाया जाता था। चर्च को बड़ी तरह से इनकम होती थी, इंडाउनमेंट मेड बाय द रिच। कुछ लोग चर्च को मतलब अपना टीठा, अमीर लोग जो थे, रिच पीपल, कुछ डोनेशन भी देते थे, कभी लैंड दे दिया, ठीक है। अब जब मनी नहीं थी तो कुछ चीज़ें, कुछ प्रोडक्शन उनको दे दिया, ठीक है, अगर वो को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये मनी क्यों लोग देते थे, वाई द पीपल गिव इंडाउनमेंट टू द चर्च, ठीक है। चर्च ने एक ऐसा मतलब को रिलीजियस को अगर हम अच्छी तरह चलेंगे तो हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। हाँ, अगर रिलीजियस को मानेंगे, हम फियर करेंगे, तो लोग डर के भी आपको इंडाउनमेंट देंगे कि भाई हम अगर भगवान को कुछ देंगे नहीं तो हमारे साथ कोई बुरा हो जाएगा। तो इस समय चर्च ने भी ऐसा
इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया था कि लोग, बड़े बड़े लोग भी इसको टैक्स के अलावा भी कुछ दान दक्षिणा देते रहते थे। इंडाउनमेंट लैंड दे दिया विदाउट टैक्स चर्च को, कुछ जो वो प्रोडक्ट बड़े बड़े रिच लोग कोई प्रोडक्शन करते वो दे दिया अपने वेलफेयर के लिए एंड अपनी फैमिली के वेलफेयर के, अपने रिलेटिव डिजीज़ होता अपने रिलेटिव के लिए कि आफ्टर डेथ के बाद हमारी लाइफ अच्छी हो। ये किसने देखा कि डेथ के बाद हमने कहाँ जाना, हेवन में जाना या हेल में जाना, क्या पता हेवन हेल होते भी है या नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू जो टेक्स्ट, ठीक है, जो चीज़ें उस समय थी मिडेवल फ्रांस में जो चर्च कर रहा था, ठीक है, जो लोग कर रहे थे, वो इसमें बताया गया कि चर्च कैसे लोगों से इंडाउनमेंट भी लेता था, कैसे टैक्स भी लगाता था। तभी तो डे बाई डे चर्च जो है एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन बन जाए। नॉट ओनली दे कैन इंटरफेयर द सोशल लाइफ ऑफ पीपल बट आल्सो इन ए पॉलिटिकल लाइफ। चर्च तो एम्परर को भी कंट्रोल करेगा। जो एम्परर चर्च की बात नहीं मानेगा तो पॉप उसके विड्रा कर देगा, उसकी क्राउन से विड्रा कर देगा, उसको उसकी गद्दी से हटा देगा, ठीक है ना। तो इस हमें देखते हैं चर्च बिकेम ए वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन। ओके, नाउ आगे कुछ सेरेमनी कंडक्ट की जाती थी चर्च के द्वारा। और ये सेरेमनी कहाँ से आई थी? ये जो सेरेमनी थी जो पुराने टाइम से ही चर्च के पास आ चुके। फ्यूडल लाइफ जो सेरेमनी करते थे, चर्च ने भी उन सेरेमनी को अपने रिचुअल में ऐड कर दिया। जैसे भाई प्रेयर करनी है तो क्या करना है, मतलब कनीलिंग वाइल प्रेइंग, आपको अपने जो है ये होते हैं, आपको मतलब आपने इस पे कनीलिंग करनी है। कनीलिंग मतलब इस पे बैठना है अपने, जिसको हम कहते हैं ऐसे पोजीशन होती है जिसमें हम बैठ के प्रेयर कर सकते हैं। जैसे लोग नमाज लोग अलग ढंग से पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी ऐसे ही करते थे कि भाई नीलिंग मतलब कि नीलिंग झुकना है, ठीक है, घुटनों के बल झुकना है, ठीक है, वी कैन से दैट घुटनों के बल झुक कर प्रेयर करनी है। तो ये जो चीज़ें कहाँ से आई थी, ये पहले कुछ फ्यूडल लाइट जो होते थे जब किंग से मिलने के लिए जाते थे तो वो किंग के सामने झुकते थे। तो यही चीज़ें जो है चर्च ने भी अडॉप्ट कर ली। हैंड क्लैप विद हॉर्न बोन, ठीक है, हाथ जोड़ने हैं, ठीक है, और हाथ जोड़ के सिर झुकाना, ये एक वफादारी की निशानी होती थी, ठीक है, दिस वॉज ए सिंबल ऑफ द फेथफुल। तो यही चीज़ें चर्च ने भी की, लोग चर्च को रिस्पेक्ट दें, लोग चर्च की डोमिनेशन को माने। ऐसा क्यों? चर्च अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता था, ठीक है। और यही चीज़ें बाद में मतलब नाइट्स ने भी कंडक्ट करना शुरू कर दी, ठीक है, अपने लॉर्ड के लिए। इसी प्रकार, ठीक है, लॉर्ड के लिए। अब जो वर्ड लॉर्ड है ये भी गॉड के लिए बाद में यूज किया जाता। पहले लॉर्ड वर्ड किसके लिए यूज किया? जो फार्मर थे वो नोबिलिटी के लिए यूज करते थे और नोबिलिटी किंग के लिए। फार्मर फॉर दी नोबिलिटी और नोबिलिटी फॉर द किंग, ठीक है, वी कैन से दैट, ठीक है। अब ये जो वर्ड है लॉर्ड, ये बाद में गॉड के लिए यूज करना शुरू कर दिया। पीपल कैन यूज फॉर द गॉड, ये भी एक फ्यूडल कल्चर का ही एक पार्ट बन गया, ठीक है, इनटू प्रैक्टिस ऑफ द चर्च। और धीरे धीरे ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस बनती गई चर्च की, रिजिड प्रैक्टिस बनती गई, रिलीजियस के साथ साथ रिजिड प्रैक्टिस बनती गई। पीपल जो है अपने आप को मतलब कि जो इस तरह की प्रैक्टिस से जोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। कुछ ऐसे फ्यूडलिज्म के कस्टम थे, ठीक है, जो फ्यूडलिज्म समानती के कुछ रीति रिवाज थे, ठीक है, वो चर्च के एक सिंबल बन के बाद में आज तक ऐसे ये जो है सिंबल फॉलो किए जाते हैं डिफरेंट चर्च में। ओके, तो वी कैन से दैट कि चर्च उस समय बड़ा पावरफुल इंस्टीट्यूशन। और चर्च के बिसाइड जो कलर्जी होते थे, बिशप होते थे, वो बड़े पावरफुल होते थे, ठीक है। इस टॉपिक में हमने अभी कलर्जी के बारे में स्टडी किया, ठीक है। कलर्जी हु वाज द कलर्जी? द रिलीजियस पावरफुल फिगर जो डिफरेंट टाइप्स के टैक्स भी लगाते थे, रोम में रहते थे, जिनके पास काफ़ी पॉलिटिकल पावर भी, सोशल पावर, जो लोगों की सोशल पावर, जो लोगों को मतलब जो बाइबल की टीचिंग देते थे, जो जीसस क्राइस्ट ने अपने डेथ से पहले ही, मैंने पहले ही बताया था, जीसस क्राइस्ट ने 12 अपोस्टल को नॉमिनेट किया था अपनी टीचिंग को स्प्रेड करने के लिए, बाइबल की टीचिंग को स्प्रेड करने के लिए। बाद में जो अपोस्टल थे यूरोपियन की डिफरेंट अलग अलग कंट्री में जाते हैं,
वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री में जाते हैं और टीचिंग स्प्रेड करते हैं, किसकी, बाइबल की टीचिंग स्प्रेड करते हैं, ठीक है। अब इसी पार्ट के अंदर होते थे मॉन्क्स। मॉन्क्स क्या हैं, जो बिल्कुल मतलब अलग होते थे, किन से, जो मतलब कि कललजी से बिल्कुल अलग, जिसको भिक्षु बोला जाता था। वी कैन से दैट इन हिंदी में मॉन्क्स को बोला जाता भिक्षु। अब इनकी लाइफ कैसी होती थी, ही वॉज वेरी डिवोटेड क्रिश्चियन, श्रद्धालु क्रिश्चियंस होते थे, ठीक है। ये भी एक अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन, दिस वॉज ए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका चर्च के साथ थोड़ा रिलेशन तो था, लेकिन ये चर्च की तरह ग्रीडी पीपल नहीं थे, क्योंकि चर्च के जो हेड से वो बाद में ग्रीडी हो जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल मतलब अपनी बड़ी सिंपल लाइफ जीते हैं, आइसोलेटेड में रहते हैं, दुनिया से दूर, और दुनिया से दूर रह के वर्शिप करना, ठीक है। क्लैरिक्स की, पादरियों की तरह ये मतलब सोसाइटी में नहीं रहते, दे कैन नॉट लिव इन द सोसाइटी, दे वेरी फार अवे फ्रॉम द सोसाइटी, ताकि इनकी वर्शिप में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। जैसे जो पादरी थे वो विलेज और टाउन्स में रहते थे, ठीक है। ये लोग पादरियों के बीच, ठीक है, पादरियों की बपरी, ठीक है, धार्मिक व्यक्ति होते थे, और पादरियों की तरह मतलब सोसाइटी में नहीं रहते थे, विलेज में नहीं रहते, टाउन में नहीं रहते थे, आइसोलेट रहते थे, एकांत में रहना की कोशिश करते, ताकि अच्छे एकांत में रहकर ही वर्शिप हो सकती है, ठीक है। ये इनकी मतलब एक थिंकिंग थी। जैसे हमारे यहाँ जब बुद्धिज्म फैला, तो बुद्धिज्म में भी क्या होता था, कुछ लोग मॉन्क्स बन चुके थे, दे अडॉप्टेड द पाथ ऑफ बुद्धिज्म इन फॉर द गेन ऑफ इनलाइटमेंट, ठीक है। तो वो भी ज़्यादातर अपने मोनेस्ट्रीज में ही रहते, ये लोग भी अपनी मोनेस्ट्री में रहते थे जो चर्च के पास बनी होती थी, ठीक है। दे लिव इन द रिलीजियस कम्युनिटी, जिसे आप मोनेस्ट्री भी कह सकते हैं, कॉल्ड आवा और मोनेस्ट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनेस्ट्रीज, आखिर मोनेस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, अभी थोड़ा देखते। देखो जहाँ पर ये मोनेस्ट्री है, ये ग्रीक वर्ड से आया है, दिस कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है, ए मोनास, ठीक है, दिस कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनर। मोनर मीन लिव्ड एलोन, कि भाई अकेले रहना, दूर रहना, दुनिया से दूर रहना, दुनिया से दूर रह के प्रेयर करनी, ओके। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, ओके। अब ये जो मॉन्क्स थे, ये ह्यूमन हैबिटेंस है, जहाँ ह्यूमन बीइंग होते थे, जहाँ ह्यूमन की पॉप वहाँ से दूर है, वेरी फार अवे, ठीक है। उस समय दो जो मोनेस्ट्री थी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, देयर वाज टू मोनेस्ट्री दैट वाज वेरी फेमस। आज के टाइम में ही ये मोनेस्ट्री 400 के हैं। सबसे पहले ये मोनेस्ट्री इस्टेब्लिश की थी संत वेंडिक्ट, सेंट वेंडिक्ट, ठीक है, वेंडिक्ट ने इटली में 529 में, फिर क्लंकी इन वर्गंडी, क्लंकी इन वर्गंडी, ठीक है। एक सेंट वेंडिक्ट की मोनेस्ट्री थी जिसे आवा बोला जाता था, और एक क्लंकिन वर्ग, दोनों ही मोनेस्ट्री अलग अलग टाइम, एक 529 में बनी है वेंडिक्ट की इटली में, और क्लंकिन वर्ग की मोनेस्ट्री बनी 910 में, ठीक है। आज के टाइम में जो जिस सेंट वेंडिक्ट की जो मोनेस्ट्री है, ठीक है, सेंट वेंडिक्ट की जो मोनेस्ट्री है, ठीक है, अब सॉरी, सेंट वेंडिक्ट की जो मोनेस्ट्री है, ठीक है, ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है, ओके। ही वॉज वेरी देर वॉज टोटल 400 सेंट वेंडिक्ट मोनेस्ट्री अराउंड दी वर्ल्ड, ओके। नाउ अब हम देखते हैं कि ओके, मैंने पहले बता दिया सेंट वेंडिक्ट मोनेस्ट्री बनी थी 529 इटली में, और क्लंकिन वर्गेंडी 910। अब हम सेंट वेंडिक्ट के बारे में देखते हैं, जिसको सेंट ऑफ नर्सिया भी कहा जाए, जिन्होंने कुछ मोनेस्ट्री के लिए प्रिंसिपल बनाए थे, दे मेक ए सम प्रिंसिपल, वे आई विल शो ए पिक्चर ऑफ सेंट वेंडिक्ट। ये है सेंट वेंडिक्ट, ठीक है, दिस वाज द सेंट वेंडिक्ट, जी सेंट वेंडिक्ट है, जी जो है ना सेंट वेंडिक्ट है, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहली मोनेस्ट्री बनाई, उसमें इन्हें नर्सिया भी नर्सिया वेंडिक्ट बोला जाता है, क्योंकि सेंट ऑफ प्रिंसिपल, इन्होंने ही प्रिंसिपल बनाया था कि एक मोनेस्ट्री के अंदर मतलब कि मॉन्क और उसको कैसे रहना, ठीक है, मॉन्क और उसको कैसे रहना है,
मॉन्क्स एंड नन्स को कैसे रहना, हाउ मॉन्क्स एंड नन कैन लिव इन ए मोनेस्ट्री। तो इन्होंने कुछ प्रिंसिपल बनाए थे, ठीक है। तो ये देख लो एक बार, फिर इनकी पिक्चर देख लो, देन वी कंटिन्यू। ओके, नाउ मॉन्क्स जो रहते थे उनको टुक बोस टू रिमेन इन एवे फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। उन्हें पूरी ज़िंदगी इन्हीं आवास में रहना पड़ता था, वो एक कसम लेते थे, ठीक है। जीवन भर में यहीं पर रह के वो अपना ज़्यादातर टाइम प्रेयर में स्पेंड करते थे, मतलब प्रेयर करनी, भगवान की प्रेयर करनी, ठीक है। स्टडी ऑफ मैन्युअल लेबर, और स्टडी करनी जीसस क्राइस्ट के बारे में, उसकी टीचिंग के बारे में स्टडी, और उसकी टीचिंग को आगे स्प्रेड करना। मैन्युअल लेबर करना, फ्री टाइम में कुछ हार्ड वर्क करना। दिस वाज द सम ऑफ द वर्क डन बाय द मॉन्क्स इन फ्री टाइम, लाइक फार्मिंग हो गई, ठीक है, लाइक गार्डनिंग हो गई, ठीक है। अब जैसे प्रीस्टहुड में मैन और वुमेन के लिए इतना ओपन नहीं था, जैसे चैलेंज, जो फिजिकल चैलेंज था वो प्रीस्ट नहीं बन सकता था, जो सर्व था वो प्रीस्ट नहीं बना। लेकिन जहाँ पर एक अलग ही प्रिंसिपल था, कोई भी बंदा मॉन्क्स बन सकता है, सिर्फ वो एक सिंपल लाइफ जीने वाला होना चाहिए, रिलीजियस माइंडेड होना चाहिए। तो प्रीस्टहुड, मॉन्क्स में प्रीस्टहुड बनने के लिए मैन एंड वुमेन दोनों के लिए ओपन था, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो कलर्जी सिर्फ रिच पर्सन ही बन सकते थे, जहाँ फिजिकल जो स्ट्रांग है, जिनकी फिजिक स्ट्रांग ही बन, लेकिन जहाँ पर थोड़ा उसके ऑपोजिट में है, जहाँ पर मैन और वुमेन दोनों ही मतलब प्रीस्ट बन सकते थे। मॉन्क, मैन बनता था तो मॉन्क कहा जाता, वुमेन बनती थी नन। आज भी मतलब 1400 के करीब, 7000 के करीब नन्स हैं पूरे अराउंड वर्ल्ड में, जो किसी न किसी मोनेस्ट्री हैं, और 700 के करीब मॉन्क्स हैं, ठीक है, जो उसी टाइम से चले आ रहे हैं। मॉन्क और नन बन रहे हैं, जो मतलब दुनिया की मतलब सेवा करते हैं, सर्विस करते हैं, बैचलर रहते हैं, सिंपल लाइफ जीते हैं, ठीक है। और ये जो आवाज़ होते थे, जहाँ पर आवाज़ आपको मैंने पहले ही बताया था, आवा वर्ड आया था, मतलब वर्ड ग्रीक वर्ड फादर से, और जहाँ पर ये लोग रहते थे उसे आवाज़ कहा जाता, ठीक है ना। अब्बा, अब्बा जो ग्रीक अब्बा भी कहते हैं, अरब में भी फादर को अब्बा कहते हैं। तो यहीं से जो आवाज़ है जहाँ पर, तो ये जो मोनेस्ट्री होती थी सिंगल सेक्स कम्युनिटी होती थी, मतलब एक ही बंदा वहाँ पर रह सकता था। देयर सेपरेट आवा फॉर मैन एंड वुमेन, और सेपरेट आवा होता था मैन और वुमेन के लिए, लाइक प्रीस्ट हो गए, मॉन्क्स हो गए, ठीक है। मॉन्क्स और नन्स क्या थे, अलग अलग आवा में रहते हैं। बड़े फ्यू होते थे जहाँ पर मतलब कि कॉमन आवाज़ हो, ठीक है। नहीं तो आमतौर पर जो आवाज़ होती, जहाँ मोनेस्ट्रीज होती थी वो अलग अलग होती, मैन और वुमेन के लिए। और उसी तरह जैसे क्लर्जी, बिशप और क्लरिक मैरिज नहीं कर, ये एक मतलब कॉमन है। अगर कोई कॉमन चीज़ देखी जाए, कॉमन चीज़ पूछी जाए, तो इनमें कॉमन क्या है कि जे क्लर्जी भी मैरिज नहीं करते थे, बिशप भी, जे भी लोग मैरिज नहीं करते, पूरे लाइफ मैरिज नहीं करते, एंटायर लाइफ दे बिकेम ए बैचलर एंड सर्विस द पीपल, ठीक है। कई कई बजे जो मोनेस्ट्री थी वो बिग स्मॉल कम्युनिटी होती थी, ठीक है, 10 और 20 मैन की, लेकिन बाद में ये जाके बहुत बड़ी बन जाती है मोनेस्ट्री। कुछ समय के बाद हंड्रेड्स ऑफ लोग इसके साथ जुड़ते जाते हैं, ठीक है। फिर ये अपनी लार्ज लार्ज बिल्डिंग बना लेती हैं, लार्ज स्टेट बना रहे, क्योंकि भाई अब 10 और 20 रहते तो तब स्मॉल मोनेस्ट्री होती है। लेकिन जैसे जैसे इनकी वह पॉपुलेशन बढ़ती गई, जैसे बहुत से लोग मोंक और नन बनते गए, ठीक है, तो बड़े बड़े इन्होंने स्टेट बना लिए। अपनी मोनेस्ट्री के साथ इन्होंने स्कूल्स भी ओपन कर दिए, किस लिए, ताकि स्टूडेंट्स को क्रिश्चियनिटी की एजुकेशन दिया जाए। वहाँ पर मॉन्क्स और नन बनाए जाए, कॉलेज भी बनाए जहाँ पर लोग हायर एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल भी बनाए लोगों की। आज भी हॉस्पिटल्स हैं, बहुत से क्रिश्चियन हॉस्पिटल हैं जो फ्री सर्विस करते हैं कुछ लोगों की, ठीक है ना, जैसे हम देखते हैं हम। तो इन लोगों ने क्या किया है, ठीक है। अब रिलीजन को फैलाना है तो हमें क्या करना चाहिए, स्कूल्स और हॉस्पिटल पर आज ज़रूरत क्या है, या तो अच्छी एजुकेशन चाहिए और जहाँ अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए। तो इन लोगों ने उसी के ऊपर स्ट्रेस दिया कि अच्छे लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए अपने स्कूल्स खोले, वहाँ पर जो क्रिश्चियनिटी की है, जैसे आज बड़ी बहुत से क्रिश्चियन स्कूल हैं जहाँ पर मतलब जीसस क्राइस्ट की टीचिंग दी जाती है। एक मतलब मेथड होता है रिलीज को कन्वर्ट करने का। हॉस्पिटल्स बनाए हैं, आज भी बहुत से हॉस्पिटल आपको देखने को मिले जहाँ पर जो ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, वहाँ पर जीसस क्राइस्ट की पिक्चर भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। धीरे धीरे इन्होंने इन आवास ने क्या कर दिया,
आर्ट्स को भी डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। दे मेक ए डेवलपमेंट ऑफ दी आर्ट, ठीक है। आवाज़, एक जो बिशप थे, ठीक है, जिन्होंने आवा बनाया था, आवाज़ हेल्दी गार्ड, जिन्होंने हमने पहले ही पढ़ा था, जिन्होंने कहा था कि हर इंसान एक जैसा नहीं, इक्वल नहीं हो सकता। ये एक गिफ्टेड म्यूजिशियन थे, इनको बचपन से एक गिफ्ट मिला था म्यूजिशियन। ये म्यूजिक में काफ़ी मतलब टैलेंटेड थे, ठीक है ना। दे आर वेरी टैलेंटेड इन ए म्यूजिक, एक प्रतिभाशाली सीख कह सकते हैं म्यूजिशियन थे, ठीक है, ठीक है। इन्हें बचपन से ही मतलब गिफ्टेड थे। एंड इन्होंने ही मतलब क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था प्रेयर में सिंगिंग को इंट्रोड्यूस किया था। जैसे सूफीज़म ने कव्वाली को इंट्रोड्यूस किया था ना, ठीक है, कव्वाली को इंट्रोड्यूस किया था, ऐसे ही इस हावस हिटगल ने, जो खुद म्यूजिशियन थे, तो इन्होंने कहा प्रेयर जो है सिंगिंग के थ्रू होनी चाहिए, सिंगिंग होनी चाहिए प्रेयर में। प्रेयर जो है सिंगिंग के थ्रू होने, चर्च में इन्होंने मतलब सिंगिंग को इंट्रोड्यूस किया प्रेयर में, ठीक है। 13 अब कुछ ऐसे लोग भी थे जो बिल्कुल मतलब मॉन्क से भी अलग थे। देखो हम कह सकते हैं कि जो कललजी तो मॉन्क से अलग है, ठीक है। मॉन्क से भी अलग होते थे फरारीज, ठीक है, दे आर फरारी। वो क्या करते थे, वो मोनेस्ट्री में नहीं रहते थे। जैसे कि सूफियों के नीचे भी कुछ लोग होते थे। देखो उसको आपको कहीं जो हिस्ट्री पता है उससे आपको मैच करनी होगी, ठीक है। सूफीज़ के नीचे भी कुछ लोग होते थे जिसे मलंग कहते थे, ठीक है। वो रहते नहीं थे, वो मतलब कि इसमें रहते नहीं थे, सूफियों के पैलेस में नहीं रहते थे, जिसे होसोपाइकी बोला जाता। ये भी ऐसे कुछ लोग हैं मोनेस्ट्री के नीचे के साथ भी कुछ ऐसे लोग जिन्हें फरारीज बोला जाता था। ये मोनेस्ट्री भी नहीं रहते थे, ये जगह से जगह घूम घूम के लोगों को प्रीचिंग देते थे। प्रीचिंग क्या होता है, प्रीचिंग होता है लोगों को जोड़ना, शिक्षा से जोड़ना। टीचिंग क्या होता है, सिर्फ पढ़ाना, पढ़ा के चले जाना। आप उस चीज़ को फॉलो करते हो या नहीं करते हो वो एग्ज़ाम में पता चल जाए। प्रीचिंग मतलब होता है कि लोगों को जोड़ना, लोगों को बताना। देयर वॉज डिफरेंस बिटवीन प्रीचिंग एंड टीचिंग। प्रीचिंग मतलब लोगों को अच्छी तरह जोड़ना, उसकी डीप नॉलेज देनी। और टीचिंग क्या होता है कि लोगों को मतलब कि पढ़ा के चले जाना, लोग मानने जाना माने। तो ये लोगों को प्रीच कर करके जीसस मतलब क्रिश्चियन बनाने की कोशिश। तो ये कैसे किसके ऊपर डिपेंड है, दे आर डिपेंडेड ऑन ए चैरिटी, दे आर डिपेंडेड ऑन ए चैरिटी। ये टोटली ही चैरिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। दिस आर टोटल डिपेंडेंट ऑन ए चैरिटी, ओके। अब कुछ हम देखते हैं कि अभी हमने सेंट बेनेडिक्ट के बारे में पढ़ा। इन्होंने कुछ प्रिंसिपल बनाए थे कि एक मोनेस्ट्री में कैसे रहना है, ठीक है। अब देखो ये वाली पिक्चर देखो, ये सेंट बेनेडिक्ट का फर्स्ट आवा था जो इन्होंने बनाया था। ये दूसरी पिक्चर इंग्लैंड में, मैंने कहा ना 400 इनकी आवाज़ थे जो सेंट बेनेडिक्ट ने। ये भी एक पिक्चर है, उसी की ये एक पिक्चर है, ठीक है। नो दिस वॉज अनदर पिक्चर, ये वाली, ठीक है। दिस वॉज अनदर पिक्चर, ठीक है। ये अनदर पिक्चर जो आपकी बुक में है, ठीक है, ये, ठीक है। दिस वॉज अनदर पिक्चर। तो इसको हम कह सकते हैं वी कैन सी दैट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जिस सेंट माइकल बेनेडिक्ट आप आए वो दूसरी एक पिक्चर है। नौ सेंट ऑफ नर्सिया जिसे बोला जाता है वो थे बेनेडिक्ट, जिन्होंने प्रिंसिपल बनाया कि मोनेस्ट्री में आपको रहना कैसे, हाउ कैन यू लिव इन ए मोनेस्ट्री, ठीक है। इसमें हमें बेनेडिक्ट में एक मतलब मनुस्क्रिप्ट मिली है। मनुस्क्रिप्ट आपको पता है द रिटन बाय हैंड। जब वैन वी हैव नो ए प्रिंटिंग प्रेस तो पीपल कैन रिटन बाय हैंड, ठीक है। आपने राइटिंग एंड सिटी लाइफ में पढ़ा था कैसे टैबलेट तैयार किए जाते हैं। आज तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट है, ठीक है, जिसमें सब कुछ हम अपना अपलोड कर देते हैं। उस समय मिट्टी के टैबलेट, इन उस समय के बाद कुछ समय के बाद लोगों ने मतलब मनुस्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दी, ठीक है। जो नाइल रिवर के किनारे एक लीव्स होता था उसके ऊपर। तो इस मनुस्क्रिप्ट में कुछ प्रिंसिपल थे, जो मनुस्क्रिप्ट हमें मिली उसमें कुछ प्रिंसिपल थे, जिसमें 73 चैप्टर थे कि हर एक मॉन्क को वो प्रिंसिपल फॉलो करने होंगे। जैसे चैप्टर 6 क्या है, चैप्टर 6 बोलता है कि परमिशन क्या है, टू स्पीक रियरली टू ग्रांट द मॉन्क, कि मॉन्क को तभी बोलना जब उसको परमिशन दी जाए, और कभी कभी परमिशन मिलनी चाहिए। एक मतलब मॉन्क को कभी कभी परमिशन मिलनी चाहिए मॉन्क को बोलने के लिए, बेफालतू में उसको नहीं बोलना, ठीक है। जहाँ एक कि हमें बेफालतू में नहीं बोलना एक मॉन्क को।
ह्यूमिलिटी मीन्स ओबीडियंस, ठीक है, कि बड़ी रिस्पेक्ट के साथ रहना, बड़े विनम्रता के साथ रहना है। नो मोंक शुरू, कोई भी मोंक अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बना सकता। अगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाएगा तो वो मोंक नहीं है, वो तो फिर कललजी हो गया ना। कललजी के पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी की बड़ा पैलेस था। वो आगे 47 चैप्टर में क्या कह रहा है, आइडलेंस द एनिमी ऑफ सोल, कि फ्री बैठना एक हमारे सोल के लिए एनिमी है, हम बीमार पड़ सकते हैं। तो फरारी और सिस्टर को कुछ ना कुछ सर्टन टाइम मैन्युअल लेबर कर लीजिए अपनी, किसके लिए, अपने शरीर को हष्टपुष्ट रखने के लिए। ये वही जोगिक एक्सरसाइज होगी जो जोगिक हमारे इंडिया में एक रिलीजियस था जोगिक, वो जोगिक एक्सरसाइज पर भी स्ट्रेस देते थे कि वर्षिप के साथ योगा भी करना चाहिए, ठीक है, जैसे पतंजलि स्कूल ऑफ योगा, ठीक है। मैन्युअल लेबर करना चाहिए फिक्स्ड आवर में, और टाइम हमेशा सेक्रेट स्टडी में ही लगाना है, कुछ टाइम बहुत घंटा अपना सेक्रेट स्टडी में ही लगाना चाहिए। 48 चैप्टर क्या कहता है, मोनेस्ट्री ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर हर चीज़ मिल जाए, ये नहीं आपको लोगों के पास जाना पड़े। अगर आप लोगों के पास जाना शुरू कर देंगे फिर आप मोंक्स नहीं रह सकते। तो हर एक चीज़ जो है मोनेस्ट्री की बाल के अंदर ही होनी चाहिए, जैसे वाटर होगी, मिल होगी, तो आप जब भी किसी मोनेस्ट्री में जाओगे ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये कुछ प्रिंसिपल है बेनेडिक्ट, सेंट बेनेडिक्ट ने बनाए थे मॉन्क्स और नन्स के लिए। अब 14th सेंचुरी में क्या हुआ, व्हाट हैपन इन द 14th सेंचुरी, कुछ लोग मोनाथिज्म में मतलब एकांत के ऊपर क्वेश्चन उठाने लगे कि फ़ायदा क्या एकांत में। जैसे वो कहते थे कि ये जो मॉन्क है, ये जो नन है, ये बड़ी लग्जरी लाइफ जीते हैं। जैसे एक इंग्लैंड की पोइम थी जो लैगलैंड्स ने लिखी थी, ठीक है, लैगलैंड की कविता पोइम थी पायर्स प्लाउमैन, ठीक है, कंट्रास्ट कि दीज आर लिविंग वेरी लग्जरी लाइफ, दे आर दीज मॉन्क्स एंड नन लिव वेरी लग्जरी लाइफ, ठीक है। एंड ये मतलब बड़ा बिन मतलब लग्जरी लाइफ जीते हैं, ठीक है। और उनकी जो लग्जरी लाइफ की मतलब इनको कंपैरिजन किससे किया गया, इनका सिंपल प्लाउमैन से किया गया, जो आम कृषक होते हैं उनसे इनकी लग्जरी लाइफ का, कि वो कितनी डिफ़िकल्ट लाइफ लेते हैं और ये अपने आप को मॉन्क्स और नन कहते हैं और कितनी मतलब लग्जरी लाइफ जीते हैं। हो सकता है कुछ मॉन्क और नन ने लग्जरी लाइफ जीना शुरू कर दी उस टाइम। मैंने कहा था ना क्रिश्चियनिटी में भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। जो चर्च है, देखो वो एक ओल्ड टेस्टीमेंट थी, एक न्यू टेस्टीमेंट थी, वो भी हम देखेंगे। ओल्ड टेस्टीमेंट के जो जीसस क्राइस्ट के पुराने प्रिंसिपल थे जिसमें उन्होंने बड़ा सिंपल रिलीजन बताया, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना खुद की एक न्यू टेस्टीमेंट नाम की बुक बना दी जिसमें अपने खुद के प्रिंसिपल जोड़ दिए लोगों से पैसे कलेक्ट करने के लिए, लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए। आल्सो इन इंग्लैंड की एक बुक थी, ठीक है, चौसर द कैंटबेरी टॉयल्स, ये बड़ी फेमस बुक है, ठीक है, जिन्होंने मॉन्क्स के मतलब कार्टून बना बना के मॉन्क्स हो गए, नन हो गए, फ्रायरी बना बना के उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक क्लर्जी एंड मॉन्क्स के ऊपर। दोनों की लाइफ हम देखते हैं, दोनों ही चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि जो क्लर्जी है वो बड़ी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, शुरू शुरू से ही लग्जरी लाइफ जुड़े हैं, उनके ऊपर चर्च का, उन्हें चर्च के ऊपर पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है लोगों। कैथोलिक चर्च, ठीक है जी, कैथोलिक चर्च की बात हो रही है जहाँ प्रोटेस्टेंट चर्च की बात नहीं हो रही। वी कैन टॉक अबाउट अ कैथोलिक चर्च, ठीक है। तो ये बताया कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, ठीक है, कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए इन्होंने मतलब जहाँ पर ये कुछ प्रैक्टिस चला दी, चर्च ने भी टैक्स लगा दिया, चर्च के बाद जो है उसके ऊपर कोई टैक्स, चर्च के जो हेड को नोबल मतलब एक उससे कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, ठीक है, कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रेयर मतलब काफ़ी ज़्यादा मनी होती थी, सॉरी, ठीक है। तो वही कैंसर है, रिलीजियस नोबिलिटी से इनका मतलब कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, ठीक है। इन्होंने कुछ फ्यूडल कल्चर को भी अपनी प्रैक्टिस में जोड़ दिया। फिर हमने डेवोटी क्रिश्चियंस के बारे में पढ़ा जिनको मॉन्क्स बोला जाता, नन्स बोला जाता था। हमने सेंट बेटन के बारे में पढ़ा जिनकी बड़े काफ़ी ज़्यादा आवाज़ है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 400 के करीब आवाज़ है, ठीक है। तो इस तरह हम आज के इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियोज़ में द चर्च एंड द सोसाइटी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी मच। इफ़ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक प्लीज़ comment me and subscribe my channel Kundan SP Singh. Thank you very much. Have your patience to listen my video.